Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Hello, dear students. Welcome to lecture number 3 of Biology Preparation for PMC National MDCAT 2021. And today, we are going to discuss the Golgi complex, lysosome, and microbodies such as peroxisome and glyoxysome from unit number 1, that is, cell structure and function. So, let's begin the lecture. आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिन टॉपिक्स को हमने आज के लेक्चर में कवर करना है, उनमें हम बात करेंगे अगेन कुछ सेलुलर ऑर्गेनल्स की, उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हमने जिन सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में बात करनी है उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स शामिल है, विच आर आल्सो कॉल्ड गोल्जी बॉडीज। इसके अलावा हम बात करेंगे लाइसोसोम की, और फिर माइक्रोबॉडीज़ को भी डिस्कस किया जाएगा आज के लेक्चर में। माइक्रोबॉडीज़ की दो टाइप्स होती हैं, पेरोक्सीजोम्स एंड ग्लायोक्सीजोम्स। सो ये ऑर्गेनल्स आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे, और इसके अलावा जो और सेलुलर ऑर्गेनल्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इन टॉपिक्स में से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, या फिर इसके लिए अल्टरनेटिव टर्म्स यूज़ की जाती हैं, इनको गोल्जी बॉडीज़ भी कहा जाता है, गोल्जी बॉडीज़, या फिर इनके लिए गोल्जी एपरेटस वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो आपने ये सारी अल्टरनेटिव टर्म्स इनके बारे में याद रखनी है। असल में गोल्जी साइंटिस्ट का नेम है जिसने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को या गोल्जी बॉडीज को या गोल्जी एपरेटस को रिपोर्ट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। वैसे सम टाइम साइंटिस्ट के नेम्स भी पूछ लिए जाते हैं एमडीकैट्स के अंदर, आपको याद रखने की ज़रूरत है। अगरचे ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयर होता है लेकिन चांस होता है, तो आप ज़रूर जहाँ जहाँ पर भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम आ रहे हैं उनको ज़रूर आप याद करते चले जाएं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज़, इनको आप किस तरह से करेक्टराइज करेंगे, तो इसके लिए जो अप्रोप्रिएट वर्डिंग है वो है कि दे आर द कलेक्शंस ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। ये भी इंटरकनेक्टेड सिस्टर्ने पर मुश्तमिल एक कलेक्शन होगी, बट दिस इज नॉट अ नेटवर्क। लास्ट लेक्चर में भी आपको मैंने क्लियर किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इनको कंपेयर करते हुए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हम नेटवर्क का वर्ड यूज करते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए नेटवर्क वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड सिस्टर्ने। इसमें ना सिर्फ सिस्टर्ने इंक्लूडेड हैं बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर आपको स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स यानी वेजिकल्स भी मिलेंगे। तो ये एक्चुअली दोनों चीज़ों का कलेक्शन है। इसमें इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स भी होंगे और वेजिकुलर स्ट्रक्चर्स भी होंगे। जैसे आप ये इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दीज आर सिस्टर्ने। सिस्टर्ने के साथ आपको ये कुछ एसोसिएटेड वेजिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं। सो इस तरह से ये कलेक्शन है सिस्टर्ने और वेजिकल्स का, और ये सिस्टर्ने आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे। तो इसको हम नेटवर्क क्यों नहीं कहेंगे, बिकॉज दे आर नॉट एक्सटेंडेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, दे आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। यानी आमतौर पर ये देखने में इस तरह से नजर आता है कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस के करीब ही इस तरह से एक कलेक्शन इन स्ट्रक्चर्स का यूं प्रेजेंट होगा। ये पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर यूं स्कैटर्ड नहीं होंगे जिस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे थे थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। सो दे डोंट फॉर्म अ नेटवर्क, दे आर जस्ट कलेक्शन of interconnected flattened sac-like structures, that is cisternae, and the spherical sac-like structures called the vesicle. किसी भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस में आपको दो साइड्स वाज़ी तौर पर दिखाई देंगी। एक साइड को कहा जाएगा सिस फेस
और दूसरी साइड को कहा जाएगा ट्रांसफेज। असल में सिस फेज ये वो साइड है जहां पर मुख्तलिफ जगहों से वेजिकल्स लाए जा रहे होते हैं और वो वेजिकल्स यहाँ पर गोल्जी एपरेटस का पार्ट बन रहे होते हैं, यानी सिस फेज इज आल्सो नोन एज फॉर्मिंग फेज। इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है, इसे फॉर्मिंग फेज भी कहा जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड फॉर्मिंग फेज? बिकॉज एट दिस फेज न्यू सिस्टर्ने आर फॉर्म्ड, क्योंकि डिफरेंट सेल प्लेसेस से, डिफरेंट रीजन्स ऑफ सेल से वेजिकल्स लाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल। So this incoming transport vesicle contains certain material and those materials are to be transported into the Golgi complex. So with the help of these transport vesicle वो material यहाँ पे लाया गया, अब वो material यहाँ पर Golgi complex के अंदर include किया जाएगा। So this vesicle fuses with Golgi complex at the cis phase और forming phase। इसी वजह से इसको forming phase कहा जा रहा है, क्योंकि वेजिकल्स की फ्यूजन से यहाँ पर न्यू सिस्टर्ने फॉर्म होंगे, और जबकि दूसरी साइड को जिसे हम ट्रांस फेज कह रहे हैं या इसको मैच्योरिंग फेज भी कहा जाता है, दिस इज आल्सो नोन एज मैच्योरिंग फेज। सो दिस मैच्योरिंग फेज, व्हाई इट इज कॉल्ड मैच्योरिंग फेज? बिकॉज एट दिस फेज एन ओल्ड सिस्टर्ना, सिस्टर्ने प्लूरल वर्ड, इसका सिंगुलर होता है सिस्टर्ना। एट दिस फेज एन ओल्ड सिस्टर्ना इज ब्रोकन डाउन, इज स्प्लिट अप टू फॉर्म न्यू वेजिकल्स, यानी जो प्रोडक्ट यहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर लाई गई थी उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने के बाद यहां से उस प्रोडक्ट को रिलीज किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हैं जो यहां से ट्रांसफेज से या मैच्योरिंग फेज से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो जनरली ये जो सिस फेज होता है, सिस फेज जिसे हम फॉर्मिंग फेज भी कह रहे हैं, ये थोड़ी सी कॉन्वेक्स शेप का होगा। दिस इज समवॉट कॉन्वेक्स। आप लेंसेज के अंदर ये दो टर्म्स पढ़ते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, तो ये थोड़ा सा कॉन्वेक्स शेप का होगा, और जबकि मैच्योरिंग फेज आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा कॉन्केव शेप का होता है। ठीक है, तो ये एक और आपने डिस्टिंक्शन याद रखनी है फॉर्मिंग फेज और मैच्योरिंग फेज में, कि फॉर्मिंग फेज थोड़ा सा कॉन्वेक्स शेप का होगा और जबकि मैच्योरिंग फेज ये थोड़ा सा कॉन्केव शेप का होता है। तो इस तरह आप मॉर्फोलॉजिकली गोल्जी कॉम्प्लेक्स को डिस्क्राइब करते हैं या कैरेक्टराइज करते हैं। अच्छा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बेसिकली रोल है क्या? सेल के अंदर ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स बेसिकली किस फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसके फंक्शंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके लिए ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोसेसिंग ऑफ सेल सीक्रीशंस। सेल सीक्रीशंस की प्रोसेसिंग करता है ये। व्हाट आर सेल सीक्रीशंस? ये वर्ड सेल सीक्रीशन हम किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? तो सेल सीक्रीशंस आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर रिलीज फ्रॉम द सेल। मुख्तलिफ किस्म की ये प्रोडक्ट्स हैं, उनमें ज्यादातर ये प्रोडक्ट्स प्रोटीनेशियस इन नेचर होती हैं। ठीक है, मोस्टली प्रोटीन इन नेचर ये प्रोडक्ट्स होती हैं, और इन प्रोटीन प्रोडक्ट्स को यहां पर प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, मोस्टली प्रोटीनेशियस प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड इन दिस रीजन। ठीक है, तो मोस्टली प्रोटीनेशियस प्रोडक्ट्स जिनको सेल से बाहर सीक्रीट करना होता है, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे स्टमक की वॉल के अंदर और इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर ग्लैंड्स मौजूद हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं। सो दोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर एक्चुअली प्रोटीन्स। दोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड at another region in the cell, and from where they are brought into the Golgi complex where these enzymes are modified. So ये modification of enzyme या processing of enzyme actually done by the Golgi complex. तो ये कैसे होगा देखिए, तो आप ये देखिए इस डायग्राम के अंदर आप ये मुलाहिजा कर रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये टाइप जहां पर आपको राइबोसोम भी एसोसिएटेड नजर आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, और स्पेशली ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं दे आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जब ये एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम या कोई प्रोटीन प्रोडक्ट्स जब ये सिंथेसाइज हो जाती हैं, तो फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दीज एंजाइम्स और दीज प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंड से
कोई वेजिकल इन प्रोडक्ट्स को लेकर रिलीज हो जाता है। आप देख रहे हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको शो किया है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहां पर रोल क्या था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीनेशियस प्रोडक्ट्स या डाइजेस्टिव एंजाइम, और उसके बाद वंस दीज प्रोटीन्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन दीज प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड to various regions of the cell by means of smooth endoplasmic reticulum। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक रोल ट्रांसपोर्टेशन भी होता है विद इन द सेल। तो अब ये प्रोटीन प्रोडक्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आई और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंड से कोई वेजिकल बड ऑफ हुआ है और ये वेजिकल एक ट्रांसपोर्ट वेजिकल है। दिस वेजिकल इज कॉल्ड अ ट्रांसपोर्ट वेजिकल। सो नाउ दिस ट्रांसपोर्ट वेजिकल that contain this proteinaceous product, now this transport vesicle carry this product to the Golgi complex। आप देखें Golgi complex का ये सिस फेस है यानी फॉर्मिंग फेस, इसको फॉर्मिंग फेस कहा जाता है और यहां पर इस फॉर्मिंग फेस में आपको ये वेजिकल गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ फ्यूज होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो प्रोटीन प्रोडक्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सिंथेसाइज की थी वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ट्रांसपोर्ट किए और विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट वेजिकल वो प्रोडक्ट गोल्जी कॉम्प्लेक्स को रिसीव हो गई है एट द फॉर्मिंग फेज। नाउ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ दी सिक्रीशन, और वो प्रोसेसिंग किस नेचर की है? वो प्रोसेसिंग बेसिकली मॉडिफिकेशन है। यानी आप जानते हैं कि जब भी कोई एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं सेल के अंदर तो वो एंजाइम चूंकि प्रोटीन इन नेचर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो एंजाइम इनिशियली प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। आपने प्रोटीन के अंदर 4 काइंड की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी होगी, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर टर्शरी और फिर क्वार्टनरी। तो एंजाइम्स चूंकि ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, दे आर फाउंड इन टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो अब ये टर्शरी या क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की जो मेंटेनेंस है इन एंजाइम्स के अंदर वो एक्चुअली इसी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर होगी। या फिर सम टाइम किसी एंजाइम के अंदर कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच करना होता है या इसके अलावा किसी और किस्म की उसकी फोल्डिंग रिक्वायर्ड होती है, तो ये सारी प्रोसेसिंग, ये सारी मॉडिफिकेशन इन एंजाइम्स की गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने करनी है। तो इस वजह से ये कहा जा रहा था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशन। तो ये जब एंजाइम्स मॉडिफाई हो जाते हैं, अपनी फिनिश्ड फॉर्म में आ जाते हैं और ये रेडी टू डिलीवर हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ट्रांस फेस यानी मैच्योरिंग फेस से अब ये रिलीज होंगे। मैच्योरिंग फेस से वेजिकल्स ओरिजिनेट होते हैं और इन वेजिकल्स के जरिए अब ये एंजाइम्स सेल मेम्ब्रेन की तरफ जा रहे हैं। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल, इस वेजिकल को भी ट्रांसपोर्ट वेजिकल कहा जाएगा, बट दिस ट्रांसपोर्ट वेजिकल इज स्पेशली नेम्ड एज सिक्रीटरी वेजिकल। सिक्रीटरी वेजिकल क्यों? क्योंकि अब इस ट्रांसपोर्ट वेजिकल ने इन मटेरियल्स को सेल मेम्ब्रेन के पास ट्रांसपोर्ट करना है, सेल मेम्ब्रेन के पास ले जाना है और वहां से वो चीज सिक्रीट हो जाएगी। इस वजह से इस ट्रांसपोर्ट वेजिकल को सिक्रीटरी वेजिकल भी कहा जाता है। अदरवाइज ये दोनों ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स हैं। अच्छा, तो अब ये सेल मेम्ब्रेन के जरिए ये प्रोडक्ट यहां से लिबरेट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये प्रोटीन जो एक्सपेल हो रही है ये है वो सेल सिक्रीशंस जिनको सिक्रीशन से पहले प्रोसेस करना होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने। तो इस तरह की सेल सिक्रीशंस जो प्रोटीन इन नेचर होती हैं उनकी प्रोसेसिंग बेसिकली गोल्जी कॉम्प्लेक्स परफॉर्म करता है। यहां पर बेटे आपने याद रखना है कि ये जो हमने एक्टिविटी अभी डिस्कस की प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशन बाय द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसमें सिर्फ गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही इन्वॉल्व नहीं है बल्कि आपको यहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ सेल के दूसरे ऑर्गेनल्स या दूसरे पार्ट्स भी इंटरेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब भी कोई प्रोडक्ट सेल से बाहर लिबरेट होती है तो उसमें कौन कौन से सेलुलर कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उस प्रोडक्ट को सिक्रीट करने में। या आपसे यूं पूछा जा सकता है कि जब किसी डाइजेस्टिव ग्लैंड से कोई डाइजेस्टिव सिक्रीशन रिलीज होती है तो उस डाइजेस्टिव सिक्रीशन की रिलीज में डाइजेस्टिव ग्लैंड के सेल्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उसमें आपने सबसे पहले ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल याद रखना है, उसके बाद फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल याद रखना है, फिर बीच में ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स का रोल भी आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो मेजर पार्ट है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, तो ये तीसरे नंबर पर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं।
क्योंकि सम टाइम ये सीक्वेंस आपसे पूछा जाता है कि किस सीक्वेंस में ये सेलुलर कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उसमें अमूमन ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स को स्किप कर दिया जाता है और यूं इस तरह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन टू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बाद बीच में अगरचे फिर दोबारा से एक सिक्रेटरी वेसिकल है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको अमूमन स्किप कर देते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट कंसिडर किया जाएगा वो एक्चुअली ये सेल मेम्ब्रेन है। तो यूं आप देख रही है कि जो सीक्वेंस ऑफ सेलुलर कंपोनेंट बन रहा है while the secretion of some products from the cell, वो सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट क्या बन रहा है कि नंबर 1 पर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां से प्रोडक्ट सिंथेसाइज हुई है और उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए इसका ट्रांसपोर्ट हुआ और फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने उसको मॉडिफाई किया और सेल मेम्ब्रेन ने उसको बाहर रिलीज किया। आपको लास्ट लेक्चर्स में याद होगा कि हमने ये सेल मेम्ब्रेन के जरिए किसी प्रोडक्ट का जो रिलीज है उसके बारे में एक टर्म पढ़ी थी। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर ये सेल मेम्ब्रेन इस प्रोडक्ट को किस प्रोसेस के जरिए लिबरेट कर रही है, तो ये प्रोसेस कौन सा परफॉर्म हो रहा है? सो दिस इज एक्चुअली एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये एक्सोसाइटोसिस टाइप का इवेंट है। तो इस एक्सोसाइटोसिस के जरिए ये इस तरह से ये प्रोडक्ट यहां से लिबरेट हो रही है बाहर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपने गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये एक रोल स्टडी कर लिया जिसे प्रोसेसिंग ऑफ सेल सीक्रेशन हमने कहा था। उसके बाद आप देखिए another function of the Golgi complex is to modify the molecules to make conjugated molecules. Conjugated molecules क्या होते हैं? Conjugated molecules are those which are formed by the combination of molecules from two different categories. Sometime two different categories के molecules एक दूसरे के साथ combine करते हैं और उनकी combination से जो molecule बनते हैं वो conjugated molecules बनते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आप देखिए कि कार्बोहाइड्रेट उसको अगर लिपिड के साथ कंबाइन किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट की कोई टाइप लिपिड से कंबाइन होकर ग्लाइकोलिपिड फॉर्म करेगी। तो ग्लाइकोलिपिड इज बेसिकली ए कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट की कोई फॉर्म अगर प्रोटीन के साथ कंबाइन करती है तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। सो दिस इज अनदर काइंड ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। तो इसी तरह से और भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लिपिड्स और प्रोटीन्स कंबाइन होकर बनाते हैं लिपोप्रोटीन्स, तो ये भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल की एक किस्म है। सो ऑल दीज कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली असेंबल्ड और सिंथेसाइज्ड बाय द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये बन गया लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद फिर एक और रोल आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नजर आएगा इन द फॉर्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि दिस रोल इज स्पेसिफिक टू द प्लांट सेल। ये एनिमल सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये रोल परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि जाहिर है कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती है और इस वजह से सेल वॉल की फॉर्मेशन में अगर इसका कोई रोल है तो ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर इसका रोल कंसिडर किया जाएगा। लिहाजा यहां पर देखो इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि विच फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज लिंक्ड टू प्लांट सेल ओनली। तो उसमें आपने ये सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल ये फंक्शन आपने याद रखना है कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन है, बट दिस फंक्शन इज लिंक्ड टू प्लांट सेल ओनली। ये एनिमल सेल में ये फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। अच्छा, ये सेल वॉल की सिंथेसिस कैसे परफॉर्म होती है? देखिए, सेल वॉल की सिंथेसिस इस तरह से होगी कि ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ये न्यूक्लियर डिवीजन के बाद यानी कैरियोकाइनेसिस के बाद दूसरा इवेंट होता है माइटोसिस का। तो इसमें साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। जब ये दो न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं विद इन द सेम साइटोप्लाज्म, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है, तो अब साइटोकाइनेसिस की बारी आती है। तो साइटोकाइनेसिस which is the division of cytoplasm. So during this cytokinesis what happens? During this cytokinesis some vesicles are liberated from the Golgi complex. These Golgi vesicles actually contain materials for cell wall synthesis. So during cytokinesis these vesicles from Golgi complex arrange themselves at the equatorial plane. ये आप देख रहे हैं, ये जो सेंट्रल रीजन ऑफ द सेल है, दिस सेंट्रल रीजन ऑफ द सेल इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। इसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। सो इस इक्वेटोरियल प्लेन पर कुछ वेजिकल्स यहां पर आकर अरेंज होना शुरू हो जाते हैं और इन गोल्जी वेजिकल्स की यहां पर अरेंजमेंट से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा विच इज नोन एज
सेल प्लेट या फिर इसको फ्रेगमोप्लास्ट भी कहा जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट या फिर इसको सेल प्लेट भी कहते हैं। सो दिस ग्रोइंग सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट is actually the collection of Golgi vesicles at the equatorial plane during cytokinesis of the mitosis। ठीक है, माइटोसिस में ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब ये साइटोकाइनेसिस परफॉर्म होगा, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगेगा, तो उस वक्त गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ये कुछ वेसिकल्स ओरिजिनेट हुए हैं विच एक्चुअली कंटेन मटेरियल्स फॉर सेल वॉल सिंथेसिस। नाउ सच वेसिकल्स अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल and by the fusion of these Golgi vesicle a continuous structure is formed known as फ्रेगमोप्लास्ट। तो ये देखिए इस तरह से जब ये फ्रेगमोप्लास्ट स्टैब्लिश हो जाएगा तो इसी फ्रेगमोप्लास्ट में मौजूद मटेरियल सेल वॉल सिंथेसाइज कर देंगे और इसी फ्रेगमोप्लास्ट की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन बन जाएंगी। एंड इन दिस वे द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। इस तरह से टू डॉटर सेल्स आर कंप्लीटली स्टैब्लिश इन अ प्लांट टिश्यू। तो इस तरह से प्लांट सेल डिवीजन के दौरान ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की डिवीजन जब हो रही होगी उस वक्त ये फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्म होगा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्जी वेसिकल और विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेगमोप्लास्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। सो ये फंक्शन आपने देखा कि ये स्पेसिफिक रोल है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का विच इज लिंक्ड ओनली टू द प्लांट सेल। एनिमल सेल्स के अंदर ये रोल परफॉर्म नहीं हो रहा होगा। अब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए यहां पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स सिस्टर्ने एंड द स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स वेसिकल। तो इस डिस्कशन के बाद इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना चाहिए। देखिए ये ऑप्शंस हमारे सामने मौजूद हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर लाइसोसोम या साइटोस्केलेटन या बोथ ए एंड बी। देखो बोथ ए एंड बी ये उस केस में हो सकता था कि अगर यहां पर वर्डिंग इस तरह से होती कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉर्ड सिस्टर्ने, अगर सिर्फ यहां तक बात पूछी गई होती तो फिर हम बोथ ए एंड बी की तरफ जा सकते थे, बिकॉज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सिस्टर्ने पर कंसिस्ट करने वाला एक कंपोनेंट है सेल का और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी ये सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि थोड़ी सी वर्डिंग स्पेसिफाई कर रही है कि ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, यानी यहाँ पर वर्ड कलेक्शन यूज हो रहा है और इसके साथ साथ ये स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स यानी वेसिकल्स का भी जिक्र हो रहा है। सो इट मींस कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हरगिज नहीं हो सकता, दिस मस्ट बी द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश किया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉर्ड सिस्टर्ने। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था उसी तरह की अभी ये वर्डिंग आपके सामने आ रही है कि अब आपने बताना है कि यहाँ पर कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो सिस्टर्ने पर कंसिस्ट करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी सिस्टर्ने पाए जाते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी, बट लाइसोसोम में सिस्टर्ने नहीं होते। लाइसोसोम कंसिस्ट ऑफ स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस अगर आपके पास ये इस तरह से मौजूद हों कि 1 ओनली या 2 ओनली या 1 and 2 या 2 and 3, तो आप देखिए कि बहुत इजी हो गया ये क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? 1 and 2 only, यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने। उसके बाद आप देखिए लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हम आते हैं लाइसोसोम की तरफ। तो लाइसोसोम सेल का एक बड़ा अहम ऑर्गेनल है। लाइसोसोम बेसिकली इट इज अ वेसिकुलर स्ट्रक्चर। जब बात वेसिकुलर स्ट्रक्चर की हो, जब कहा जाए कि ये वेसिकुलर है तो इसका मतलब होगा कि वो एक फ्लैटेंड सैक लाइक बॉडी होगी, एक हॉलो फ्लैटेंड सैक लाइक बॉडी। सो दिस इज अ वेसिकुलर स्ट्रक्चर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड कंटेन डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। देखो इसकी स्पेसिफिकेशन में आपने नोट किया कि एक तो ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, दूसरा ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट हो रहा है। आपने ये याद रखना है कि जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं सेल के अंदर उनकी फॉर्मेशन किसी न किसी जगह से हो रही होती है। तो ये आपने जरूर ऑब्जर्व करते जाना हर एक ऑर्गेनल के मुतालिक कि कौन सा ऑर्गेनल सेल में किस जगह से ओरिजिनेट हो रहा है। जैसे लाइसोसोम के बारे में आप देख रहे हैं कि लाइसोसोम वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं एंड दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और
ये डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करते हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द लाइसोसोम, और इसी फीचर की बुनियाद पर इसको बेसिकली कैरेक्टराइज किया जाता है। यानी एन ऑर्गेनेल दैट कंटेन डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो फौरन आपका इशारा लाइसोसोम की तरफ जाना चाहिए। तो लाइसोसोम ये डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करने वाले ऑर्गेनल्स हैं। अच्छा, अब देखो ये जो लाइसोसोम है ये ओरिजिनेट कैसे होते हैं। जो हमने यहाँ पर इसकी कैरेक्टराइजेशन में ये वर्डिंग यूज की है कि दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो हाउ दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर भी देखो उसी तरह से जैसे मैंने आपको लास्ट डायग्राम में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रोल एक्सप्लेन करते हुए शो किया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स यानी प्रोटीन्स, उसके बाद फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एंजाइम्स के साथ कंसर्न है। तो रफ के ऊपर ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिंथेसाइज होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनके जरिए इनका ट्रांसपोर्ट होगा और ये एंजाइम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास रिसीव होंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन एंजाइम्स को रिसीव करेगा एट सिस फेज, ये सिस फेज या जिसको फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, वहां पर ये इसको रिसीव करेगा और उसके बाद फिर इनकी ये मॉडिफिकेशन करेगा, और मॉडिफिकेशन के बाद जब इस ट्रांस फेज से, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिंग फेज, तो इस ट्रांस फेज से जब कोई वेजिकल इन एंजाइम्स को लेकर बरामद होगा, यहां से ये बाहर निकलेगा, सो सच अ वेजिकल व्हिच कंटेन डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज कॉल्ड लाइसोसोम। तो इस तरह से ये लाइसोसोम का ओरिजिन हो रहा है। ये हमने लाइसोसोम का ओरिजिन यहां पे डिस्कस किया कि हाउ लाइसोसोम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, लाइसोसोम जब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट होता है तो लाइसोसोम को उस वक्त प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है, लेकिन उसके बाद लाइसोसोम जब अपना फंक्शन स्टार्ट कर देगा तो तब लाइसोसोम को आप सेकेंडरी लाइसोसोम कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहां पर आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि प्राइमरी लाइसोसोम और फिर ये सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या फर्क है। सेकेंडरी और प्राइमरी लाइसोसोम में फर्क ये है कि प्राइमरी लाइसोसोम इज न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम विच इज इमर्ज्ड फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और जबकि सेकेंडरी लाइसोसोम इज द लाइसोसोम which has been engaged in its function, yani when lysosome begin to perform its function, at that time it is known as secondary lysosome, and before the start of its function the lysosome is designated as primary lysosome. Okay, अच्छा, अब देखो यहां पर मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि ये सेकेंडरी लाइसोसोम कैसे फॉर्म हुआ है। पहले जरा हम एक और चीज को यहां पे कवर कर लें कि ये आप देख रहे हैं प्राइमरी लाइसोसोम विच कंटेन डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। यानी इसमें लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेजेस भी होते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम कार्बोहाइड्रेजेस भी होते हैं, इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएजेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये इस तरह के तमाम एंजाइम्स जो डिफरेंट सेलुलर प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस तरह के बहुत ही डेंजरस किस्म के एंजाइम लाइसोसोम के अंदर मौजूद हैं तो लाइसोसोम की अपनी मेम्ब्रेन क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाती। लाइसोसोम इस तरह के बहुत डेंजरस एंजाइम्स को किस तरह से कंटेन करता है। तो इसका रीजन दरअसल ये है कि लाइसोसोम बेसिकली एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, बट दिस सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैज अ स्पेशलाइज्ड लिपिड लेयर इनसाइड इट। आउटर साइड पर आपको एक सिंगल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, बट इनसाइड दिस सिंगल मेम्ब्रेन a special lipid layer is present. This lipid layer cannot be digested by the enzymes present inside the lysosome, and due to the presence of this special lipid layer, ठीक है, ये जो special lipid layer यहाँ पर मौजूद है, due to the presence of this special lipid layer, the lysosomal enzymes cannot digest the wall of the lysosome. लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है इसको ये एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, तो इसके अलावा देखो ये जो लिपिड लेयर है, ये लिपिड लेयर कहाँ से आ जाती है। एक्चुअली ये दिस लिपिड लेयर इज एक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड। ये लिपिड लेयर इसे एक्वायर करने के लिए इसकी मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट हैं विच आर कॉल्ड ग्लाइकोसिलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स।
इन पोर्स को ग्लाइकोसिलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं, और इन प्रोटीन्स के जरिए ये स्पेशल लिपिड लेयर यहाँ पे अचीव होती है। बाहर से ये स्पेशलाइज लिपिड को एक्वायर किया जाता है, जो कि यहाँ पर अंदर एक लेयर फॉर्म करते हैं, और फिर ये एंजाइम इस लेयर की वजह से इसकी वॉल को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इन दिस वे दिस वेसिकल कंटेन्स सम डाइजेस्टिव और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अच्छा, अब जरा देखते हैं लाइसोसोम के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, लाइसोसोम के फंक्शंस को हम इस तरह से क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसके लिए इसको आमतौर पर करेक्टराइज भी किया जाता है, वो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। Lysosome is mainly responsible for intracellular digestion. Intracellular digestion means digestion within the cell. और within the cell digestion कैसे होता है? Within the cell digestion इस तरह से होगा कि जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन यहां से फेगोसाइटोस कर रही है किसी फूड प्रोडक्ट को. दिस इज एक्चुअली अ फूड प्रोडक्ट and this food product is phagocytosed by the cell with the help of its cell membrane. Or after phagocytosis, this food is enclosed in a vesicle, and this vesicle is called food vesicle, या इसको food vacuole भी कहा जाता है. Food vesicle, or it is also known as food vacuole. ये vacuole की एक kind है. This is called food vacuole, and this food vacuole is formed by the phagocytosis of the food with the help of cell membrane. उसके बाद फिर ये फूड वैक्यूल ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा. दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि लाइसोसोम ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट हुआ, और इस तरह का लाइसोसोम जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिसेंटली ओरिजिनेट हुआ हो उसे क्या कहते हैं. अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे लाइसोसोम को आप प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे. सो दिस इज एक्चुअली प्राइमरी लाइसोसोम विच इज रिसेंटली इमर्ज फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स. और इस लाइसोसोम के एंजाइम्स डेफिनेटली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए सिंथेसाइज हुए होंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए ये एंजाइम यहां पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंचे होंगे. गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने उन एंजाइम्स को मॉडिफाई करके जब रिलीज किया है, तो इस तरह का एक वेसिकल जो डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन कर रहा है वो प्राइमरी लाइसोसोम है. अब प्राइमरी लाइसोसोम और दूसरी तरफ से ये जो फूड वैक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ फैगोसाइटोसिस फॉर्म हुआ था, दोनों का फ्यूजन होगा, और इस फ्यूजन के रिजल्ट में जो structure form होगा, this structure will be called as secondary lysosome. This is actually secondary lysosome. So this secondary lysosome will perform intracellular digestion. अच्छा, after the digestion of the food, digested product will be absorbed, और ये digested product जब ये absorb हो जाएगी, साइटोप्लाज्म के अंदर निकल जाएगी, तो remaining structure now will contain undigested waste. So such undigested waste containing vesicle is called contractile vacuole. आप देखिए जितनी भी digested products थी वो सारी absorb हो गई साइटोप्लाज्म के अंदर. Only undigested waste is left in the vesicle. Now this vesicle which contain undigested waste is called contractile. इसको contractile vacuole कहा जाएगा. This is also kind of vesicle, या इसको वैक्यूल भी बोल सकते हैं. तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन जाएगा व्हेन इट कंटेन्स ओनली अनडाइजेस्टेड वेस्ट. नाउ दिस अनडाइजेस्टेड वेस्ट विल बी लिबरेटेड आउटसाइड द सेल बाय मींस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन के जरिए ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जाकर जब फ्यूज करता है इसके साथ, तो इस तरह से ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट यहाँ से बाहर लिबरेट हो जाती है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस. सो इस तरह से एक्सोसाइटोसिस इवेंट के जरिए ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट एलिमिनेट हो जाएगी. यूं आप देख रहे हैं कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन सेल के अंदर परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम. सो लाइसोसोम इज इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन. स्पेशली वो सेल जो बहुत ज्यादा फैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर आपको लाइसोसोम बहुत ज्यादा मिलेंगे. मिसाल के तौर पर जैसे WBCs हमारे बॉडी के ऐसे सेल्स हैं which are specific to phagocytosis activity, और ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के दौरान अपने लाइसोसोम के जरिए उन फैगोसाइटोस मटेरियल को डिस्ट्रॉय करते हैं. आप जानते हैं कि WBCs की एक किस्म है मैक्रोफेजेस. तो वो मैक्रोफेजेस बहुत ज़्यादा फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं, फॉरेन इन्वेडर्स को वो कैच करते हैं सेल में से, और उसके बाद फिर
बॉडी में से, और उसके बाद फिर उनको डाइजेस्ट कर देते हैं ये मैक्रोफेजेस। तो इन मैक्रोफेजेस के अंदर या डब्ल्यूबीसीज के अंदर लाइसोसोम बहुत अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो अभी हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आर वेरी मच अबंडेंट इन ग्लैंडुलर सेल्स। ग्लैंडुलर सेल्स जहां पर सीक्रेशंस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती हैं, तो उन ग्लैंडुलर सेल्स में आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स ज्यादा तादाद में मिलेंगे। तो यूं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर डिफरेंट काइंड के सेलुलर ऑर्गेनल्स की अबंडेंस आपको नजर आती है। इन पॉइंट्स को भी आप माइंड में रखते जाएं। तो बहरहाल लाइसोसोम का एक फंक्शन आपने इंट्रासेलुलर डाइजेशन की फॉर्म में देखा। अब लाइसोसोम का एक और रोल आप देखिए, रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। देखिए समटाइम ऐसा होता है कि लाइसोसोम यहां से ओरिजिनेट होने के बाद ये बजाय किसी फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज करने के, ये लाइसोसोम हो सकता है कि ये लाइसोसोम यहां से सेल मेम्ब्रेन की तरफ चला जाए और सेल मेम्ब्रेन के जरिए ये अपनी डाइजेस्टिव सीक्रेशंस को बाहर लिबरेट कर दें। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की सीक्रेशन भी ये लाइसोसोम के जरिए होती है। अच्छा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लाइसोसोम का एक और रोल है ऑटोफेगी। लाइसोसोम इज आल्सो इन्वॉल्व इन ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का मतलब है सेल्फ ईटिंग। सेल्फ ईटिंग, सेल्फ ईटिंग का मतलब क्या है? सेल्फ ईटिंग से मतलब यह है कि सेल समटाइम अपने ही ऑर्गेनल्स को ईट अप करना शुरू कर देता है। और यह मौका कब आता है सेल की लाइफ में? असल में ये दो डिफरेंट ओकेजन्स पर ऐसा पॉसिबल है कि सेल्फ ईटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। वो दो मुख्तलिफ इवेंट्स कौन से हैं? एक तो ये है कि अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के दौरान जब अपने सेलुलर ऑर्गेनल्स का नंबर कंट्रोल करना चाहता है, तो उस वक्त ये सेल्फ ईटिंग परफॉर्म करेगा। यानी इन रूटीन लाइफ, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स, इन ऑर्डर टू कंट्रोल नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स, कंट्रोल नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स। मिसाल के तौर पर जैसे कोई बॉडी बिल्डर जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसके मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और मसल्स उसके बिल्ट होना शुरू हो जाएंगे। वो इस तरह से स्ट्रांग हो जाएगा, उसका स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बॉडी बिल्डर कुछ अरसे एक्सरसाइज करने के बाद वो अपनी एक्सरसाइज की रूटीन छोड़ देता है, तो ऐसी सूरत में जो उसके मसल्स बिल्ट हो चुके थे वो मसल्स दोबारा से डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके मसल सेल्स के अंदर पहले नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो गए थे, उस वक्त मसल सेल्स को अपनी एक्टिविटी के लिए मोर माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर्ड थे। लेकिन जब उसने एक्सरसाइज की रूटीन छोड़ दी तो ऐसी सूरत में अब उसके नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा कम होना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थे वो किस तरह से कम होंगे? वो इसी प्रोसेस के जरिए कम होंगे जिसे हम ऑटोफेगी कह रहे हैं। यानी इसमें होगा ये कि लाइसोसोम ओरिजिनेट होगा, जैसे यहां पर आपने देखा था, और ये लाइसोसोम जब ओरिजिनेट होता है तो इसे क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, एक ओल्ड माइटोकॉन्ड्रियन के साथ ये इस तरह से फ्यूज कर रहे हैं और इस फ्यूजन के रिजल्ट में अब एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑटोफेगोसोम। इसे ऑटोफेगोसोम कहा जाएगा। सो दिस ऑटोफेगोसोम इज एक्चुअली ए सेकेंडरी लाइसोसोम। आप इसको सेकेंडरी लाइसोसोम भी कह सकते हैं क्योंकि ये वही स्ट्रक्चर है जिसने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म, ये वही लाइसोसोम है जिसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। तो ऐसा लाइसोसोम जो अपने फंक्शन में इंगेज हो चुका हो उसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। तो इस वजह से ये ऑटोफेगोसोम अब सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाएगा। तो ये ऑटोफेगोसोम इस ओल्ड माइटोकॉन्ड्रियन को डाइजेस्ट कर देगा। इस तरह से जितने भी एक्स्ट्रा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो ग्रेजुअली डाइजेस्ट होते चले जाएंगे एंड इन दिस वे द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कंट्रोल्ड। तो इस तरह से सेल अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के दौरान अपने नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स को रेगुलेट करने के लिए ऑटोफेगी का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, विच इज अ सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। इसके अलावा ये प्रोसेस एक और ओकेजन पर भी परफॉर्म होता है और वो ओकेजन क्या है? वो है स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब है कि जब सेल को कोई फूड सप्लाई होना बंद हो जाता है तो ऐसी सूरत में सेल अपना सर्वाइवल के लिए, सेल अपनी सर्वाइवल के लिए जितना रिजर्व फूड है उसको यूटिलाइज करता है। लेकिन जब वो रिजर्व फूड भी उसके पास नहीं बचता, सारा रिजर्व फूड भी खत्म हो जाता है, तो ऐसी सूरत में आखिरी स्टेप के तौर पर अपनी
सर्वाइवल के लिए सेल अपने ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है और इसकी डाइजेशन से हासिल होने वाली एनर्जी पर वो फिर डिपेंड करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से सिवियर स्टारवेशन के दौरान जब सेल को फूड सप्लाई बंद हो जाए तो ऐसी सूरत में ये सेल्फ ईटिंग का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये ऑटोफेगी जो सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है, ये सेल की रूटीन लाइफ में भी ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स। और इसके अलावा ये स्टारवेशन में जब सेल को अपनी सर्वाइवल के लिए फूड रिक्वायर्ड हो और बाहर से फूड सप्लाई ना हो रहा हो तो फिर अपने ही ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट करके ये गुजारा करता है, उस वक्त भी ये परफॉर्म होगा। सो दिस इज अनदर फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। अच्छा, इसके अलावा एक और फंक्शन यहां पे हम एनलिस्ट करते हैं। लाइसोसोम इज आल्सो इन्वॉल्व इन ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस व्हिच इज आल्सो नोन एज एपोप्टोसिस। एक्चुअली दिस ऑटोलिसिस और एपोप्टोसिस is a kind of self death of the cell। ये सेल्फ ईटिंग नहीं बल्कि सेल्फ डेथ प्रोसेस है, जबकि ऑटोफेगी इज सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। आपने इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ऑटोलिसिस और एपोप्टोसिस इज सेल्फ डेथ प्रोसेस, यानी सेल जब अपनी सुसाइड खुद कमिट करेगा तो इस तरह की सेल डेथ जो खुद से कमिट की जाए उसे सेल्फ डेथ या सुसाइडल डेथ कहा जाएगा और उसके लिए टर्म यूज की जाती है एपोप्टोसिस या ऑटोलिसिस। तो ये एपोप्टोसिस या ऑटोलिसिस कैसे होता है? तो एपोप्टोसिस के दौरान या ऑटोलिसिस के दौरान भी ये लाइसोसोम जो इस तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट हुआ और ये लाइसोसोम बस्ट कर जाएगा। ठीक है, यहां पर कुछ ऐसे सिग्नल सेल को मिलते हैं जिसकी वजह से ये लाइसोसोम बस्ट कर जाते हैं और जब ये लाइसोसोम बस्ट कर जाएंगे तो ऐसी सूरत में लाइसोसोमल एंजाइम पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे और इन लाइसोसोमल एंजाइम के स्प्रेड होने की वजह से ना सिर्फ न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन शुरू हो जाती है, न्यूक्लियस फ्रेगमेंटाइज होना शुरू हो जाता है, बल्कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी फ्रेगमेंटाइज होना शुरू हो जाता है और इस तरह से एक सेल आप देखेंगे कि वो ग्रेजुअली छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स में ब्रोकन डाउन हो जाएगा। दीज फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज और बाद में फिर इन एपोप्टोटिक बॉडीज को these apoptotic bodies are then phagocytosed by the WBCs। ये एपोप्टोटिक बॉडीज बाद में फिर WBCs की खुराक बन जाती हैं। जो हमारे बॉडी के मैक्रोफेजेस घूम रहे होते हैं वो इन एपोप्टोटिक बॉडीज को खा जाते हैं और इस तरह से इस सेल का नामो निशान यहां से मिट जाएगा हमारे बॉडी से। तो ये प्रोसेस ऑटोलिसिस कब परफॉर्म होता है? असल में ये एक बड़ी रेगुलेटेड किस्म की सेल डेथ है। आपने इसके अलावा एक और काइंड की सेल डेथ भी पढ़ी होगी, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में लाइसोसोम की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नेक्रोसिस बेसिकली एक्सीडेंटल डेथ है जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है, यानी टिश्यू किसी वजह से अगर डैमेज हो जाए तो वो एक्सीडेंटल डेथ नेक्रोसिस होगी। लेकिन ये ऑटोलिसिस एक रेगुलेटेड सेल डेथ है और इस ऑटोलिसिस या एपोप्टोसिस को क्यों परफॉर्म किया जाता है? असल में दो डिफरेंट ओकेजन्स पर इसको परफॉर्म किया जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे एपोप्टोसिस ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये परफॉर्म होगा। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी हमारे बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं जिनकी बाद में फिर जरूरत नहीं होती, तो इस तरह से उन पार्ट्स को फिर इसी ऑटोलिसिस या एपोप्टोसिस के जरिए रिमूव कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे जब हमारे बॉडी की डेवलपमेंट हो रही थी तो और हमारे हाथ जब डेवलप हो रहे थे तो शुरू में इस तरह से ये एक अपेंडेज टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि इसमें से यूं इस तरह से फिंगर्स वाजे होना शुरू हो जाएंगी और दरमियान में से जो पोर्शन है वो यूं स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा और यूं खूबसूरत सा हाथ डेवलप हो जाता है। और ये जो दरमियान का पार्ट है ये इसी एपोप्टोसिस की वजह से यूं डिसइंटीग्रेट होता है। या फिर इसी तरह से आप देखिए कि जैसे ये एक फ्रॉग जब इनिशियली डेवलप हो रहा होता है तो उस वक्त फ्रॉग की शेप कुछ इस तरह से होती है कि उसमें यूं एक लॉन्ग टेल प्रेजेंट होगी। सो दिस लॉन्ग टेल कंटेनिंग फ्रॉग इज कॉल्ड टेडपोल। ये इसकी लार्वल स्टेज है। एंड व्हेन दिस फ्रॉग बिकम्स एडल्ट, तो जब ये एडल्ट फ्रॉग बनेगा तो उस वक्त इसकी ये टेल है ये डिसअपीयर हो जाएगी। तो ये टेल फ्रॉग की ये भी असल में इसी प्रोसेस के जरिए डिसइंटीग्रेट हुई है जिस प्रोसेस के जरिए ये डेवलपमेंट के दौरान आपने देखा कि हमारे हाथों के दरमियान ये जो छोटी छोटी सी यहाँ पर वेब्स प्रेजेंट थी तो वो वेब्स भी इसी प्रोसेस के दौरान यहाँ से रिमूव हुई हैं।
तो इस तरह से ये ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये प्रोसेस परफॉर्म होता है। और इसके अलावा जब कभी हम किसी इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में वो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म हमारे जिस सेल के अंदर दाखिल होता है तो हमारे बॉडी के अंदर हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट है, उसे कहते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, तो ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ये टी सेल्स की एक किस्म है। तो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं कि जब हमारी बॉडी में कोई बाहर से फॉरेन इन्वेडर दाखिल हो जाएगा और किसी सेल के अंदर वो फॉरेन इन्वेडर जाके बैठ जाएगा, मिसाल के तौर पर जैसे ये हमारी बॉडी का सेल है सपोज, तो इसके अंदर वो फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे आ गया है, तो अब ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं ये सेल के पास जाएंगे और इस सेल को ये ताने देना शुरू कर देंगे कि तुम इन्फेक्टेड हो, तुम मर जाओ। और आखिरकार ये सेल इन तानों से बचने के लिए ये अपनी सुसाइड कमिट कर लेता है और ये मर जाता है। और एक्चुअली ये ताने क्या होते हैं, ये जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं ये कुछ सिग्नल्स रिलीज करते हैं, उन सिग्नल्स को कहते हैं ग्रेनजाइम्स। दो सिग्नल्स आर कॉल्ड ग्रेनजाइम्स। दीज ग्रेनजाइम्स, ये ग्रेनजाइम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं या इनको समटाइम एपोप्टोटिक बॉडीज, एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है, यानी ये एपोप्टोसिस कॉज करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स भी इन्हें कहा जाता है। सो दीज एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स ये साइटोटॉक्सिक टी सेल से रिलीज होंगे और ये इस सेल के अंदर दाखिल होंगे जिसके अंदर ऑलरेडी कोई इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म दाखिल हो चुका है। तो इन ग्रेनजाइम्स की वजह से ये इन्फेक्टेड बॉडी सेल सुसाइड कमिट करेगा और इसकी सुसाइड के साथ ही वो जो इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जिसने ये इन्फेक्शन कॉज किया था, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि जब ये सेल सुसाइड कमिट करेगा इसकी छोटी छोटी सी बॉडीज फॉर्म होंगी, तो उन बॉडीज को फिर हमारे WBCs खा जाएंगे, इस तरह से वो फॉरेन इन्वेडर भी पकड़ा जाएगा। तो यूं साइटोटॉक्सिक टी सेल इस सेल को सुसाइड करने पर यूं मजबूर कर देते हैं। तो ये एक मेथड होता है इनका। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने देखा कि लाइसोसोम ये सेवरल फंक्शंस में इन्वॉल्व हैं। तो इन फंक्शंस को हमने 4 कैटेगरीज में यहाँ पर क्लासिफाई किया था। अच्छा, यहाँ पर एक बात मुझे ये बताइए कि लाइसोसोम ये चूंकि डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेल की सभी प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। तो अगर यहां पर हम अज्यूम करें कि किसी शख्स के अंदर कोई पर्टिकुलर लाइसोसोमल एंजाइम मिसिंग है, वो एंजाइम सिरे से उसके लाइसोसोम में मौजूद ही नहीं है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? तो उसका कॉन्सिक्वेंस आपने याद रखना है कि इफ सर्टेन लाइसोसोमल एंजाइम इज मिसिंग इन एन इंडिविजुअल देन व्हाट विल हैपन? तो ड्यू टू लैक ऑफ सर्टेन लाइसोसोमल एंजाइम स्टोरेज डिजीजेस विल फॉर्म। स्टोरेज डिजीजेस क्या होती हैं? स्टोरेज डिजीजेस असल में ऐसी डिजीजेस को कहा जाता है, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस को कहा जाता है जो किसी पर्टिकुलर मटेरियल की स्टोरेज की वजह से डेवलप हो। यानी चूंकि उस पर्टिकुलर मटेरियल को डाइजेस्ट करने का एंजाइम नहीं है, तो वो मटेरियल जब भी सेल के अंदर दाखिल होगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो अक्यूमुलेट करता जाएगा एंड ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स जो कॉम्प्लिकेशन सेल में डेवलप होगी, दैट कॉम्प्लिकेशन विल बी कॉल्ड एज स्टोरेज डिजीज। तो लाइसोसोमल एंजाइम की मिसिंग की वजह से स्टोरेज डिजीजेस कॉज होती हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टोरेज डिजीज की यहां पर आपको एग्जांपल देते हैं। दिस स्टोरेज डिजीज इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनोसिस ये एक स्टोरेज डिजीज है, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 डिजीज। सो दिस ग्लाइकोजिनोसिस 2 डिजीज is caused by the lack of an enzyme which digests glycogen। और ग्लाइकोजन डाइजेस्टिंग एंजाइम की लैकिंग की वजह से जब ग्लाइकोजन इन सेल्स के अंदर दाखिल होगा जिसके अंदर ये लाइसोसोम फंक्शन नहीं कर रहे, जिनमें लाइसोसोमल एंजाइम मिसिंग है, तो ग्लाइकोजन जब दाखिल होगा इन सेल्स के अंदर तो ग्लाइकोजन वहां पर चूंकि यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, ब्रोकन डाउन नहीं होगा और लाइसोसोम के
एंजाइम की मिसिंग की वजह से ग्लाइकोजन वहां पर स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा स्टोरेज आप जानते हैं कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये ग्लाइकोजन भी जब ओवर स्टोर होना शुरू हो जाएगा, ये सेल के मुख्तलिफ फंक्शंस के साथ इंटरफेयर करेगा और कॉम्प्लिकेशन डेवलप करेगा, एंड सच कॉम्प्लिकेशन इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोसिस। इसी तरह से एक और डिजीज जिसे टे-सेक्स डिजीज कहा जाता है, तो ये लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम की मिसिंग की वजह से ये डिजीज डेवलप होती है। तो इस तरह के कई एक प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा बच्चों, यहां पर देखिए लाइसोसोम के हवाले से अब कई एक और क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस इस तरह के हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे अभी हमने बात की थी कि ये फूड वैक्यूल कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, तो फूड वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से हाउ द सेकेंडरी लाइसोसोम इज फॉर्म, तो सेकेंडरी लाइसोसोम इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ फूड वैक्यूल एंड प्राइमरी लाइसोसोम, या फिर सेकेंडरी लाइसोसोम इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड ओल्ड माइटोकॉन्ड्रियन। तो दोनों तरह से सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन हो रही है। एंड हाउ द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फॉर्म्ड, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन द डाइजेशन हैज बीन कंप्लीटेड इन द सेकेंडरी लाइसोसोम। उसके बाद फिर जब अनडाइजेस्टेड वेस्ट लेफ्ट हो जाएगी तो वो फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनेगा। सो इस तरह की ये बातें आपने यहाँ पर याद रखनी है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम के बाद लाइसोसोम से रिलेटेड दो और ऑर्गेनल्स हैं, इनको कहा जाता है पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोसिसोम, एंड दीज टू ऑर्गेनल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज इनको क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये एज कंपेयर टू लाइसोसोम, लाइसोसोम एक्चुअली वेरियस साइज के स्ट्रक्चर्स हैं, बट पेरोक्सिसोम्स एंड ग्लाइकोसिसोम्स ये लाइसोसोम के मुकाबले में बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से इनको माइक्रोबॉडीज कहते हैं। और जस्ट लाइक लाइसोसोम, दीज स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो वेजिक्यूलर, ठीक है, ये भी वेजिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। ये प्रॉपर्टीज आपने जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं ये याद रखनी है। दे आर ऑल्सो वेजिक्यूलर स्ट्रक्चर्स लाइक लाइसोसोम, दे ऑल्सो कंटेन एंजाइम लाइक लाइसोसोम। अगरचे एंजाइम कंटेंट डिफरेंट है, लेकिन एंजाइम्स का प्रेजेंट होना ये एक सिमिलर फीचर है, और इसके अलावा आपको यहां पर इनका ओरिजिन भी सेम नजर आएगा। यानी ये ऑर्गेनल्स भी लाइसोसोम की तरह गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो आपने ये पॉइंट्स इनके बारे में कॉमन याद रखने हैं। तो आप देखिए कि इनके एंजाइम कंटेंट्स को यहाँ पे कैरेक्टराइज किया हुआ है। लाइसोसोम में तो डाइजेस्टिव या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, लेकिन पेरोक्सिसोम पेरोक्सीडेज, कैटालेज और ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये तीन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, इनके नाम आपने याद रखने हैं, ये अक्सर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो इनके साथ इनका लिंक है। और ग्लाइकोसिसोम में कुछ ऐसे लाइपेजेज हैं जो स्पेशली प्लांट लिपिड्स की डाइजेशन से लिंक्ड होते हैं। तो इस तरह के एंजाइम्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोसिसोम के अंदर। अच्छा, इसके अलावा देखिए अक्रेंस के लिहाज से लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम तो ये दोनों प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट हैं, बट द ग्लाइकोसिसोम्स आर स्पेशली प्रेजेंट ऑन इन द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल के अंदर मौजूद होंगे, एनिमल सेल में मौजूद नहीं है। लिहाजा जब हम प्लांट और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक डिफरेंस उसमें हम ये ग्लाइकोसिसोम की फॉर्म में भी करते हैं। और यहां पर आपने एक और बात भी याद रखनी है कि ग्लाइकोसिसोम ये तमाम प्लांट सेल्स में भी मौजूद नहीं होते। दे आर फाउंड ओनली इन द सेल्स ऑफ द सीडलिंग ऑफ द प्लांट। प्लांट की सीडलिंग स्टेज पर ये प्रेजेंट होते हैं। और सीडलिंग स्टेज कौन सी स्टेज है? जब एक सीड से एक यंग प्लांट ओरिजिनेट होता है तो दैट यंग प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग। उस स्टेज पर ग्लाइकोसिसोम प्रेजेंट होंगे। तो वहां पर एक्चुअली रोल क्या होता है इनका? एक्चुअली ये ग्लाइकोसिसोम ऑयल सीड प्लांट्स के सीडलिंग में ये एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं, और वहां पर ऑयल सीड प्लांट्स में जो स्टोर्ड फैटी एसिड्स हैं, उन स्टोर्ड फैटी एसिड्स को ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं बाय मींस ऑफ अ मेटाबॉलिक साइकिल नोन एज ग्लाइकोसिलेट साइकिल। तो इस ग्लाइकोसिलेट साइकिल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स हैं वो एक्चुअली यहाँ पर प्रेजेंट हैं, और इसी ग्लाइकोसिलेट साइकिल की वजह से इस ऑर्गेनल को ग्लाइकोसिसोम का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो आपने ये ग्लाइकोसिसोम के बारे में ये फीचर्स याद रखने हैं। अच्छा, एज फार एज पेरोक्सिसोम इज कंसर्न, तो पेरोक्सिसोम ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस के
न्यूट्रलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है। जैसे H2O2 एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो अल्कोहल और दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंसेस से ओरिजिनेट होता है, और H2O2 इटसेल्फ चूंकि एक टॉक्सिक कंपाउंड है, तो इस वजह से H2O2 जब फॉर्म हो जाएगा तो इसका ब्रेक डाउन भी इसी के अंदर होगा। तो सिंस दिस पेरोक्सिसोम इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O2 एंड ब्रेकडाउन ऑफ H2O2, इस वजह से इसका नाम पेरोक्सिसोम है। ठीक है, इसके नेम की बेसिस भी आपने याद रखनी है, चूंकि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन से कंसर्न है, इस वजह से इसको पेरोक्सिसोम कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और रोल भी नजर आ रहा है, बट दिस रोल इज स्पेसिफिक टू प्लांट सेल्स ओनली। ये प्लांट सेल्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन के अंदर भी पार्टिसिपेट करने वाला ऑर्गेनल है। तो आपने इस फंक्शन को भी खास तौर पर माइंड में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पेरोक्सिसोम का वो कौन सा फंक्शन है जो स्पेशली प्लांट सेल में परफॉर्म होता है, जैसे मैंने अभी आपसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में इस तरह का एक सवाल पूछा था, तो उसमें आपने ये पेरोक्सिसोम को याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये माइक्रो बॉडीज भी हमने कवर कर ली है। अब इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस की थोड़ी सी हम यहां पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आप देखिए कि विच ऑर्गेनल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो जाहिर है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होती है, और उसके बाद फिर उनकी प्रोसेसिंग गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होगी, और उसके बाद फिर लाइसोसोम ओरिजिनेट होंगे। तो इट मींस के बोथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इन्वॉल्व, देयरफॉर द राइट आंसर शुड बी डी। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर बनेगा। उसके बाद फिर देखिए एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स आर स्फेरिकल सैक लाइक। तो अब देखो लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिसोम ये सारे ही स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहां पर आंसर क्या बनना चाहिए? ऑल 1, 2 एंड 3। इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो उसमें देखिए लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम आर फाउंड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, तो इस वजह से राइट आंसर शुड बी 1 and 2 ओनली। फिर आप देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये तीनों ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट होते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर्स कंटेन एंजाइम, ऑल ऑफ देम कंटेन एंजाइम्स। तो इस तरह के सेवरल क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं, इनके ऊपर आपकी तवज्जो होनी चाहिए। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.